वेलकम बैक टू शोएब इंजीनियरिंग। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज हम आरआरबी जेई 2024 में फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जहाँ पे दोस्तों पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया हुआ था। पहला जो हमारा चैप्टर था फ्लूइड मैकेनिक्स का फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, आज इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ यार, अगर आप आरआरबी जेई 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ जाके पहला पार्ट ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फटाफट जहाँ से कल हम आपको छोड़े थे। फिलहाल के लिए दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी एंड द टेम्परेचर, कि जो विस्कोसिटी होता है वो टेम्परेचर पे कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि विस्कोसिटी मतलब आपको होता क्या है समझने के लिए। तो विस्कोसिटी कुछ नहीं है, विस्कोसिटी जैसे कि विस्कस फ्लो आपको पता होना चाहिए। विस्कस क्या होता है? विस्कोसिटी जो होता है, सपोज दैट आपने घी देखी है, घी, हनी देखी होगी, हनी। अब हनी जो है वो ज़्यादा विस्कस है, घी जो है बहुत ज़्यादा विस्कस है। अब ये बताओ, अब इसका तुम टेम्परेचर मतलब बढ़ा रहे हो, जैसे कि जाड़े के दिनों में देख रहे होगे, विंटर सीजन में जो घी होती है वो फ्रीज हो जाती है, मतलब कि सॉलिड स्टेट में चली जाती है। हनी भी बेसिकली फ्रीज मतलब एक तरीके से एमॉर्फस सॉलिड कह सकते हो उसको। तो वो ना लिक्विड रहती है ना गैस रहती है, और ना ही आपका एक तरीके से कोई और स्टेट होती है। तो अगर हम घी का टेम्परेचर बढ़ाएं तो देखते हो कि धीरे धीरे क्या होती है, मतलब वो पानी के आकार का मतलब हो जाता है, लिक्विड टाइप का। तो मतलब कि उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप सोचो, क्योंकि जो हमारे जो घी जो होता है ना, घी के जो या फिर हनी के जो मॉलिक्यूल्स अगर देखोगे तो बहुत यहाँ पे एक तरीके से पास पास होते हैं, लाइक मतलब इस तरीके के होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप होता है, हालांकि सॉलिड में ज़्यादा गैप होता है। तो अगर इसको तुम नीचे से अगर गर्म करने की कोशिश करोगे तो ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे, मतलब और इसके बीच में क्या होगा, स्पेस हो जाएगा और एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, फिर बायन्सी फोर्स क्रिएट होगा। बायन्सी फोर्स मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक उसी प्रकार देखो, म्यू जो है, म्यू आपका एक तरीके से क्या होता है, विस्कोसिटी है। और म्यू जो है, म्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम म्यू बढ़ाओगे मतलब कि टेम्परेचर घटाओगे एक तरीके से, तो घी क्या होगा, और भी मतलब टाइट हो जाएगा, और भी जम जाएगा, और भी फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे देखो जीरो पे हो, जीरो पे हो मतलब टेम्परेचर नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारी घी की जो स्टेट है या हनी की स्टेट है वो क्या है, एकदम बिल्कुल फ्रीज है। जैसे ही जीरो से तुमने थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ा, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन खींचूँ तो यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड का देखो पहले इस पॉइंट पे था, ये इस पॉइंट पे था, अब देखो ये इस पॉइंट पे, मतलब ये डिक्रीज हुआ कि नहीं। अगर थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करें, टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करें, तो अगर मैं ऊपर लाइन यहाँ पे खींचूँ तो अगर आप देखते होगे तो यहाँ पे क्या था, पहले नंबर यहाँ पे 1 था, 2 पे था। अब देखोगे तो इसको अगर नीचे लाइन से मिलाओगे सीधी लाइन से तो ये 3 स्टेट पे आ गया। मतलब कि देख रहे हो कि लिक्विड की टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली गिर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हो। ठीक, गैस का अगर हम बात करें तो गैस का इनिशियली टेम्परेचर कहाँ था, यहाँ पे था। ठीक है, और यहाँ पे धीरे धीरे तुम यहाँ पे म्यू की वैल्यू बढ़ा रहे हो। जैसे यहाँ पे म्यू आ गया, अब म्यू यहाँ पे आ गया, और म्यू यहाँ पे आ गया, और तुम टेम्परेचर यहाँ पे आ गए। तो अगर म्यू को यहाँ पे खींचा जाए और यहाँ पे गैस का देखा जाए तो गैस भी क्या करती है, एक तरीके से इसकी भी इनिशियली टेम्परेचर बढ़ता है, फिर इस तरीके से कांस्टेंट होता चला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, और जब काफ़ी दूर दूर होते हैं तो तुम क्या करोगे, अगर इसका तुम प्रेशर बढ़ाओगे, अगर बायन्सी फोर्स इसमें बढ़ेगा, एक दूसरे में कोलिजन बढ़ेगा, जिसकी वजह से बायन्सी फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे टाइम के साथ पहले बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएगी। तो वही चीज़ें पूरी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप जाके यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो कि बायन्सी फोर्स लार्ज होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की वजह से लिक्विड में। इसी कारण क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ बायन्सी फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, हिंस रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट होती है, एक दूसरे से जब कोलिजन करेंगे आपस में, एक दूसरे से मॉलिक्यूल टकराएंगे, तुम गर्म करोगे तो क्या होगा, एक तरीके के फ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब फ्लो डिक्रीज होगा तो वहाँ पे तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये हमारा बायन्सी इस तरीके से जाएगा। इसी तरीके से लिक्विड के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा कि टेम्परेचर जब तुम इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमने बताया ना, घी को जब गर्म करोगे, मतलब घी सॉलिड था, मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से क्या है, विस्कोस है। हनी को क्या करोगे, एक तरीके से पूरा विस्कस है, लेकिन टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करोगे क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी घटती जाएगी। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है विस्कोसिटी वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10.-3 पास्कल सेकेंड होता है। ठीक है, और वही विस्कोसिटी ऑफ एयर 50 से 55 टाइम लेसर होता है किसके, विस्कोसिटी ऑफ वाटर के। तो ये ध्यान रहे, ये आपका ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, नेक्स्ट तो टॉपिक की, तो यहाँ पे आ जाता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड।
अब बेसिकली जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा बेसिकली, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करता जाता हूँ। टाइप्स ऑफ फ्लूइड बेसिकली यहाँ पे कई प्रकार के होते हैं। पहला आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या करते हैं, लाइफ में आइडियल कोई भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, बट हम अपने मतलब स्टडी के अकॉर्डिंग हमने एक बेंचमार्क के अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते हैं कि आइडियल फ्लूइड होता है कुछ ऐसा। आइडियल फ्लूइड का क्या डेफिनेशन है कि इनकम्प्रेसिबल होगा। अब बताओ ऐसा कुछ हो सकता है? हैविंग नो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी नहीं होगी तो फ्लूइड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हो सकता है कि विस्कोसिटी कम हो, ज़्यादा हो, ठीक है, वो अलग मैटर है। यहाँ पे कहा जाता है ना ही इनकम्प्रेसिबल हो और ना ही विस्कोसिटी हो, मतलब किसी भी प्रकार की। यहाँ पे लिखा भी आइडियल फ्लूइड इज ओनली क्या है, इमेजिनरी फ्लूइड है। तो आप समझ पाओगे हो कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम इसको आमतौर पे इसको पढ़ते हैं एक बेंचमार्क की तरह। रियल फ्लूइड क्या होता है? रियल फ्लूइड में क्या होता है, जिसमें विस्कोसिटी होती है उसे हम रियल फ्लूइड कहते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने पढ़ाया था, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपान डी वाई, डी यू अपान डी वाई, ये हमने पढ़ा था। तो ये जो हमारा टाउ जो है ना, वो हमारा जो शियर फोर्स है, न्यूटोनियन फोर्स, तो जो शियर फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे लिक्विड को हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। और जो शियर फोर्स के शियर स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल नहीं होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ के, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यही कहते हैं ना, वेलोसिटी मतलब डी यू और वाई, तो डी यू बटा डी वाई। देखो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखा हुआ है और हमने ये बता भी दिया। तो मतलब कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे अगर देखोगे कि जो टाउ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये होता है डी यू अपॉन डी वाई। और डी यू अपॉन डी वाई को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब वेलोसिटी ग्रेडियंट के अगर ये एक तरीके से प्रोपोर्शनल हो तो डेट इज़ कॉल्ड द अपना क्या होगा, ये बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट के तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड होगा, और ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो बेसिकली नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर दैनिक जीवन में बात करें तो एयर हो गया, वाटर हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, मरकरी हो गया, डीजल हो गया, ये सारे हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड आते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें मेरे दोस्त, तो यहाँ पे लाइक मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी के साथ एक बिंघम प्लास्टिक होता है, जिसकी डेफिनेशन ये है, सॉरी यहाँ पे हेडिंग के रूप में नहीं हो गया, तो इसको आप 5 बना लीजिएगा। तो बिंघम प्लास्टिक क्या होता है, बेसिकली इसका जो मतलब जो ईल्ड वैल्यू होता है ना, उससे भी ज़्यादा शियर स्ट्रेस इसका होता है। जैसे कोल्ड क्रीम हो गया, आपका टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, तो ये सब आपका क्या होगा, बिंघम यहाँ पे प्लास्टिक होता है, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये छोटा सा एक ग्राफ है यहाँ पे साइड में, आप देख पा रहे हो, ग्राफ को एक भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। लाइक यहाँ पे जो आइडियल सॉलिड होता है, आइडियल सॉलिड यहाँ पे देख सकते हो जीरो टेम्परेचर पे बिल्कुल जीरो है, क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो जा रहे हैं तो यहाँ भी जीरो। आइडियल शियर स्ट्रेस जैसे जैसे तुम बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे देख सकते हो ये आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड क्यों यहाँ पे जीरो पे है, क्योंकि आइडियल मतलब क्या होता है, आइडियल मतलब जीरो जीरो, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए जीरो पे है। देख रहे हो, इसका भी जीरो है और ये वाले लाइन का भी नीचे वाला जीरो है। अब जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ोगे, यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा ये एंगल बनाया, थीटा जो भी बनाया है, तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, ठीक है। इसके ऊपर जाओगे तो नॉन न्यूटोनियन, जो शियर स्ट्रेस को यहाँ पे प्रोपोर्शनल नहीं होता, न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब टाउ के प्रोपोर्शनल नहीं होता। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड ये हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड को बिंघम प्लास्टिक भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब जो आता है सरफेस टेंशन, सबसे बड़ी चीज़ है सरफेस टेंशन आपको समझने की दोस्तों। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक मान लो एक टैब है, एक टैब ऑफ वाटर है, एक हमारे पास एक मान लो कोई तालाब है, ठीक है। तालाब में क्या हुआ, हमने क्या हुआ, पानी भर दिया, बहुत सारे पानी यहाँ पे भरे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे लाइक यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, ये आपस में मिले हुए हैं, एक यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है, एक एकदम इस सतह पे पार्टिकल है, ठीक है। तो अभी सारे लिक्विड मॉलिक्यूल से भरे हुए हैं। अगर मैं इस पार्टिकल को गया और पार्टिकल को देखा तो यहाँ पे इस पार्टिकल पे यहाँ पे भी फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे भी फोर्स, यहाँ पे भी फोर्स। ये कौन से फोर्स होंगे, तो कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या कहते हैं, सेम चीज़ के पास सेम चीज़ पे अगर फोर्स लगता है तो उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप की। जैसे कोहेसिव मतलब पानी पे पानी का चिपकना, पानी में पानी का एक दूसरे के प्रति कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स। और पानी में बोतल में पानी रख रहे हो, एक दूसरे में चिपका हुआ है, तो वो कौन सा फोर्स है, एडहेसिव फोर्स। तो ये ध्यान रहे, जब सेम थिंग पे सेम थिंग काम करती है वहाँ कोहेसिव फोर्स होता है। और जहाँ पे डिफरेंट टाइप के साथ डिफरेंट लोगों का, जैसे फॉरेन, अब तुम टूरिस्ट प्लेस पे चले गए, कोई फॉरेनर आया तो तुम एक बार जाओगे, उससे बात करोगे, उसकी बोलचाल कैसी है, उसके खान पान, उसके लोग कैसे रहते हैं, तौर तरीके कैसे होते हैं, तो तुम्हारा उसके प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो मतलब दैट इज़ एडहेसिव फोर्स। और तुम इंडिया के लोगों को देख रहे हो, इंडिया के लोगों से जा के बात कर रहे हो, तो लाइक कि दोनों सेम ही जगह गया
तो कोहेसिव फोर्स। आप अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल लेके समझ सकते हो। तो अब जो है इस पे कोहेसिव फोर्स धनाधन लग रहा है। अब मैं पूछूं कि इस पे टोटल कोहेसिव फोर्स कितना लग रहा है, तुम कहोगे 0। क्यों? क्योंकि देखो जितना फोर्स इधर रख रहा है उतना फोर्स इधर रख रहा है, तो ये इसको कट करके बैलेंस कर देगा, ये इसको बैलेंस कर देगा, मतलब नेट फोर्स अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 0, शून्य शून्य लगेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट पे देखो तो यहाँ पे अगर ऊपर ये फोर्स लगाने की कोशिश करेगा तो छोटा सा निकलेगा। यहाँ पे देखो इधर बड़ा निकल सकता है, बड़ा निकल सकता है, बड़ा निकल सकता है, बड़ा निकल सकता है, लेकिन ऊपर फिर जाएगा तो छोटा सा निकलेगा। तो अब मुझे पूछूं कि यहाँ पे नेट फोर्स किधर लग रहा है, ये लिक्विड किधर जाएगा। तुम कहोगे सर नो डाउट कि टोटल फोर्स अगर नेट देखा जाए तो वो नीचे की तरफ हो रहा है, क्योंकि ये डाउनवर्ड है। अगर ये सतह पे बात करें, जैसे पानी तुम बाल्टी में भर दिए तो बाल्टी के ऊपर जैसे ही तुम अगर हाथ जैसे ही बाल्टी के ऊपर यहाँ पे रखना चाहोगे, तो जब तुम्हारा हाथ जैसे ही वेट होता है, वो जो सबसे ऊपर वाली चीज़ होती है उसको सतह कहते हैं। जैसे ये है, ये सतह पे अगर पूछा जाए सतह पे, तो यहाँ पे इधर फोर्स लग रहा होगा टेंशन फोर्स, इसके ठीक इधर फोर्स टेंशन फोर्स लग रहा होगा, तो ये इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर फोर्स, दोनों के आपस में ये टेंशन लग रहा होगा। ये पूरे मेम्ब्रेन पे, पूरे मेम्ब्रेन पे अगर यहाँ पे भी पूछे तो इसको भी इधर टेंशन इधर भी खींच दिया, तो पूरा मेम्ब्रेन एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरे मेम्ब्रेन में क्या होगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे इनके ये भी फोर्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, तो ये टेंशन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो जो पर यूनिट लेंथ पे जितनी भी टेंशन लगती है उसको हम क्या कहते हैं, और जो भी फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन होता है। इसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, पर यूनिट लेंथ, एफ इज इक्वल एफ बाई एल, मतलब पर यूनिट इस लेंथ पे, ये पूरा मेम्ब्रेन पे जितने लेंथ पे यहाँ पे जो भी फोर्स लगता है, जो मैं बता रहा हूँ ना, नेट फोर्स, अप डाउन, अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, तो वो बेसिकली सरफेस टेंशन पे ही डिपेंड करता है। ये अंग्रेजी में लिख के आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी समझने के लिए जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है और एडहेसिव फोर्स क्या होता है। तो देखो कैपिलरिटी दो प्रकार की होती है, कैपिलरिटी राइज होता है, कैपिलरिटी फॉल होता है, कैपिलरी फॉल, कैपिलरी राइज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम एक स्मॉल डायमीटर वाला ये हम क्या लिए हैं, एक परखनली लिए हैं जिसको ट्यूब कहते हो, ये H2O मतलब जल है, और Hg यहाँ पे एक तरीके से मरकरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जैसे कि कैपिलरी राइज जो होती है वो एडहेसिव फोर्स कैसे होता है, एडहेसिव, ये राइज हो रहा है, जब भी राइज होगा ना तो एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स मतलब क्या होता है, एडहेसिव, एडहेसिव मतलब मैं हिंदी में लिख देता हूँ, एडहेसिव मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप के वस्तुओं के साथ, डिफरेंट टाइप के वस्तुओं के साथ, हिंदी में लिख देता हूँ, जो फोर्स एक दूसरे में लगती है वो उसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जबकि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स जो होता है सेम टाइप के वस्तुओं के साथ, ठीक है, जो सेम टाइप के वस्तु होते हैं ना उनके साथ आपस में लगता है। जैसे पानी में पानी का फोर्स लगता है, पानी और परखनली एक दूसरे में रखोगे तो वहाँ पे कौन सा होगा, वहाँ पे कोहेसिव फोर्स लगेगा। तो देखो जब भी एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन हो गया, अगर एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन हो गया, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया, एडहेसिव फोर्स जैसे ज़्यादा होगा, ठीक है, जब भी एडहेसिव फोर्स मोर होगा कोहेसिव फोर्स से, तो वहाँ पे हमारी कैपिलरी क्या होगी, राइज होगी। तो देख रहे हो ये कैपिलरी राइज, और कैपिलरी राइज का साइन कैसे है, ऐसे होगा, ठीक है। जैसे प्रखनली में ऐसे बढ़ते हो ना तो यहाँ पे लैब में देखते हो ऐसे निशान बन जाता होगा। कोई भी प्रखनली लो, अगर ऐसे निशान बच रहा है उल्टा मतलब सीधा चाँद की तरह, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कैपिलरी राइज होगा, कैपिलरी राइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होगे। अब वही हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा कैपिलरी राइज। अगर वही हम बात करें, अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया एडहेसिव फोर्स के, तो वहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी फॉल होगा। और कैपिलरी फॉल जैसे ये प्रखनली है, जैसे तुम इसको वाटर में रखो, चाहे वो मरकरी हो चाहे दुनिया का कोई भी लिक्विड हो, तो ये उल्टा चाँद बन जाएगा, ऐसे उल्टा, ठीक है। तो जब ये फॉल होगा तो ऐसे उल्टा एक तरीके से फॉल डाउन की तरह यहाँ पे एक तरीके से ये हो जाएगा, तो ये हमारी मरकरी है, कैपिलरी फॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो चीज़ों को कि कैसे जब भी हमारा जब क्या होगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ग्रेटर देन हो गया, एडहेसिव फोर्स छोटा हो गया, तो यहाँ पे हमारा कैपिलरी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, लोग सोचते हैं छोटा है, ये आपको फिगर दे देगा, पूछ देगा कौन सा कैपिलरी राइज है, कौन कैपिलरी फॉल है, या फिर पूछेगा एडहेसिव फोर्स किस में ज़्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स किस में ज़्यादा होगा, तो वे कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल बनाता है। तो इस तरीके का आपको एमसीक्यू में पूछने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट। तो प्रेशर जो भी हमारे ड्रॉपलेट के अंदर रखता है, उसके अंदर कितने प्रेशर एग्जर्ट होता है, वो चीज़ हम बात करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो चलिए हम सीधे यहाँ पे इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे कि ये हमारा लिक्विड ड्रॉपलेट है। लिक्विड मतलब क्या होता है, जैसे कि एक जल की बूंद अपने ये
एक फिंगर में यहाँ पे लगाओ और ये जल की बूंद यहाँ पे क्या करो, छोड़ो, तो जो ज़मीन पे जाएगी तो एकदम पूरी तरीके से ये जल का एक गोला होगा ना, ये इसकी को हम लिक्विड ड्रॉपलेट कहते हैं। तो सपोज डेट मतलब एक हमें इसे स्टडी करने के लिए हमने माना है ये हमारा क्या है, एक तरीके से लिक्विड जेट है, सॉरी लिक्विड ड्रॉपलेट है। ठीक, अब लिक्विड ड्रॉपलेट को तुम क्या करो, सपोज डेट एक चाकू लाओ और चाकू से इसको काटने की कोशिश करो। अगर हम इसको चाकू को काट दें तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर भी पूरी लिक्विड दिख रही है, और ये क्या हो गया, इसका सब ये स्टार्टिंग वाला एक मेम्ब्रेन हो गया, जैसे कि मैंने सरफेस टेंशन में पढ़ा। तो अब क्या होगा, जैसे पानी तुम क्या हो किसी बर्तन में रखो, सबसे पहले अपना हाथ ऊपर करो तो क्या होगा, उसके सरफेस टेंशन पे तुम अपना फोर्स लगा रहे हो। तो उसी प्रकार जैसे ये हमने क्या किया, एक लिक्विड को काटा तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, तो मेम्ब्रेन में क्या होगा, ये फोर्स चारों तरफ लगेगा, और बाकी फोर्स क्या होगा इसके नीचे मतलब होगा। अरे अभी तो मैंने आपको बताया ये सरफेस टेंशन वाली कॉन्सेप्ट है, ये आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगी। ये जैसे कि अब इस तरीके का है तो कुछ फोर्स क्या होगा, कुछ फोर्स यहाँ पे ऊपर तो लगेगा नहीं क्योंकि ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे नीचे ही लगेगा। या फिर तुम यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे तो चारों दिशाओं में लग जाएगा, ठीक है, फोर्स चारों दिशाओं में यहाँ पे फोर्स लगेगा। लेकिन वही जब मेम्ब्रेन पे बात आती है तो मेम्ब्रेन पे क्या होगा, सिर्फ नीचे ही फोर्स लगेगा। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिक्विड सरफेस में तो क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये सरफेस मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन पे क्या होगा, सीधे केवल ऊपर वाले फोर्स पे लगेगा, नीचे वाले फोर्स, इधर वाला फोर्स लगाओ इधर वाला फोर्स लगाओ, दोनों इक्वल होगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नीचे वाला फोर्स लगेगा तो उससे कोई मतलब नहीं है हमें, नीचे वाले के बाद में बात करेंगे। पहले ऊपर वाला फोर्स क्या लगेगा, ये लगेगा चारों तरफ, ये क्या लगेगा, सरफेस टेंशन। अभी हम आपको पीछे दिखाया तो ये क्या लग रहा है, इस पर सरफेस टेंशन लग रहा है। और बाहरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लग रहा है, पी लगेगा। अरे पूरे पे, अगर पूरा इसके जो लिक्विड है जो तुम काटे हो तो इसके बीच में कोई फोर्स लगेगा जिसको हम क्या कर देंगे, प्रेशर फोर्स कहेंगे, उसे पी से डिनोट करते हैं। तो अब बताओ, अगर मैं इसको यहाँ पे कैंची लेके इसको फिर से यहाँ पे काट दूँ इस पूरे पैरामीटर को, तो एक बड़ी सी लेंथ बन जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको एरिया निकालना हो तो ये मतलब इसको क्या होगा, लेंथ निकालना हो तो अभी आपको पढ़ा होगा, अभी आपने पढ़ाया है कि सिग्मा इज इक्वल टू, आपने पढ़ाया है कि एफ बराबर एल, सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर यहाँ पे अगर मुझे फोर्स निकालना हो, सिर्फ फोर्स निकालना हो, तो फोर्स बराबर क्या लिखेंगे हम, सिग्मा इंटू एल लिखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, और ये कौन सा फोर्स है, तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। तो एफ एस इज इक्वल टू सिग्मा, अब यल मतलब क्या होता है, लेंथ। तो पर लेंथ कितना होगा, इसका पूरा लेंथ क्या होगा, इसकी परिधि होगी, और परिधि बराबर क्या होता है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर ही होता है या पाई डी होता है इसकी, अगर डायमीटर डी माने तो यहाँ पे हमने लिख दिया पाई डी। अब देखो एफ एस हो गया, और एफ पी निकाला है, एफ पी मतलब कौन सा, ये प्रेशर फोर्स। ये तो हमने तो ये मेम्ब्रेन पे निकाला इसके सरफेस पे, लेकिन अगर इसके बीच में देखा जाए इधर साइड से, क्योंकि अब इसको बैलेंस करना है, बिना बैलेंस के तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो लिक्विड एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो लिक्विड फट जाती। अगर लिक्विड तुम ऐसे डाल लो नीचे ज़मीन पे तो फट जाती। तो नेट फोर्स क्या होता है उसमें एक तरीके से इक्वल होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स भी यहाँ पे अप्लाई होगा, तभी यहाँ पे एक तरीके से ये जो हमारा लिक्विड है वो अपना एग्जिस्टेंस में है। तो चलिए यहाँ पे जो फोर्स लगता है इसके बारे में हम बात करें। तो ये हमारा फोर्स लगता है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ पे प्रेशर लगता है, तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपान एरिया होता है ना, यही होता है ना। तो अगर यहाँ पे फोर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स की बात सिर्फ तो क्या पी इंटू ए होगा, पी इंटू ए होगा। तो हमने यही लिखा फोर्स एफ पी मतलब ये प्रेशर वाला है, पी और ए के जगह पे, और ये क्या हो गया, एक तरीके से लिक्विड हो गया, मतलब एक तरीके से गोला हो गया भरा हुआ। गोले का एरिया क्या होता है, पाई बाई 4d स्क्वायर, तो हमने पाई बाई 4d स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्थापित करने के लिए मैंने बताया कि दोनों फोर्स आपस में इक्वेट होती है, तभी ये लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सामने। तो हमने क्या किया, सरफेस टेंशन जो हमारा स्टार्टिंग वाला फोर्स था ये, और जो हमारा जो प्रेशर फोर्स निकाला दोनों को इक्वल कर दिया। तो एफ एस इज इक्वल टू एफ पी, तो ये एफ एस की जगह पे हमने भर दिया सिग्मा पाई डी, और एफ पी की जगह पे पाई बाई 4d स्क्वायर। तो हमने निकाला, ये आप देख पा रहे हो कि ये d से d स्क्वायर में ये कैंसिल हो गया, पाई ने पाई को काट डाला, तो बचा सिग्मा इज इक्वल सिग्मा। और तो p की वैल्यू निकालोगे कि इसमें कितने फोर्स लगना है, क्योंकि हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है ना, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट। तो हम p को यहीं रखेंगे, बाकी को इधर भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो 4 सिग्मा, और d यहाँ पे एक बचा है तो नीचे आ जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा बाई d। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जो भी हमारी लिक्विड होती है उसके अंदर कितना प्रेशर लगता है वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट, इसी प्रकार अगर मान लो लिक्विड ना हो, जैसे कोई खोखला चीज़ हो, जैसे कि गेंद है, प्लास्टिक की गेंद होती है, जो प्लास्टिक की गेंद काटोगे तो उसमें क्या होगा, एक तरीके से खोखला होगा अंदर। तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर भी एक एरिया बनेगा, दो फिल्म बनेगी।
एक अंदर भी एरिया बनेगा, एक बाहर भी, क्योंकि उसके दो मेम्ब्रेन हो गए, एक तो आउटर सरफेस पे क्योंकि अंदर पूरा खोखला है तो अंदर भी तो लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये लिक्विड वाला लिया, इसका डी है, ऊपर देखो बाहर भी एयर है और इस गेंद के अंदर भी एयर है, तभी तो एयर है, तभी तो वो फूला हुआ है। ठीक है, अगर नहीं एयर होता तो पिचक के क्या होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब हमने इसको काटा चाकू से तो ऐसा इसका दिखा, तो एक अंदर वाली है और एक बाहर वाली है। अंदर वाली मतलब क्या है, जैसे कि अंदर वाली एक तो बाहर वाली था, एक इसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन, अरे यहाँ पे जो तुम यहाँ पे गेंद को काटने की कोशिश करोगे तो ये तो तुम्हारा ऊपर इस ये गेंद के ऊपर जो यहाँ पे लगेगा, और ये जो गेट के अंदर वाली जो लेयर होगी उस पर भी लगेगा। तो वही हमने यहाँ पे 3D में दिखाने की कोशिश करी, आई होप सो तुम समझ रहे हो। तो इसके जो मेम्ब्रेन पे लगेगा वो तो सिग्मा लगेगा दोनों मेम्ब्रेन पे, तुम देख रहे हो। तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा होगा, तो 2 सिग्मा, और इसकी जो पूरी एरिया होगी तो क्या होगा, पाई डी। ठीक है, पाई डी होगी, तो 2 सिग्मा पाई डी। ठीक है, सिग्मा और यहाँ पे 2 पाई डी, मतलब पूरी एरिया क्या होगा, 2 पाई डी। 2, क्योंकि पाई डी इसका और पाई डी इसका, तो 2 पाई डी होगा, और यहाँ पे एरिया कितना लगा, सिग्मा, तो ये निकल के आ जाएगा 2 सिग्मा पाई डी। और यहाँ पे 2 और सिग्मा और पाई और यहाँ पे डी, ये हमारा हो गया है। और फिर इसके बाद से हम इस पर जितना एग्जर्ट प्रेशर हो रहा है तो हमारा सेम होगा, क्योंकि ये सेम हमारा लिक्विड ड्रॉपलेट का, चाहे गोला का हो चाहे कुछ भी कहो, तो पाई बाई 4d² होगा। अब दोनों को इक्वेट कर लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 सिग्मा पाई बाई डी, 8 सिग्मा बाई डी होता है। ये हमारा किसके लिए होता है भाई साहब, ये हमारा प्रेशर इनसाइड द बबल्स, मतलब बबल मतलब खाली। तो इस प्रकार से आपको तीनों करना है। फिर वही जेट वाली बात है, अब जेट में क्या करोगे, जेट मतलब ये कंटिन्यूस, ये मतलब एक हम एक छोटा सा इस मतलब एक पार्ट लिए हैं, इसके आगे देखोगे तो भी लिक्विड है, ये पूरा एक तरीके से लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड है, एक पाइप है एक तरीके से समझ लो। ठीक है, तो अब देखो अगर इसको चाकू से काट दो तो इसके एक सतह अगर दो कटेंगे तो इधर भी यहाँ पे लगेगा सरफेस टेंशन और इधर भी लगेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ लगेगा, तो दोनों तरफ लगेगा और प्रेशर इसके बाहर की तरफ लगेगा। तो इसकी लेंथ देखा जाए तो एल हो जाएगा, तो वही है सिग्मा और 2l दोनों तरफ लगेगा, इसलिए एल, तो सिग्मा 2l हम लिख दिए। और पी, इसको P इज इक्वस टू एल इंटू डी, इसका ये रेक्टेंगल की बन रहा है ना, तो ये L और इसकी पूरी डायमीटर क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। तो L इंटू डी दोनों को इक्वेट करोगे तो P इज इक्वस टू 2 सिग्मा बाई डी, ये हमारा आ जाएगा। तो आपने बबल्स के लिए देख लिया, ड्रॉपलेट लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए देख लिया और लिक्विड जेट के लिए देख लिया। अब एग्जाम में तो डेरिवेशन पूछेगा नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा 4:1, ये आपका रेशियो याद करना पड़ेगा 4:1। ठीक है, तो एयर के लिए हमारा एयर जो होता है ये चारों तरफ ये हमारा बबल्स होता है, या मतलब एयर जो रहता है तो हमारा बबल होता है उसका 8 सिग्मा बाई डी होता है, और ड्रॉपलेट होता है मतलब सिर्फ एक ही फिल्म होती है तो 4 सिग्मा बाई डी होता है, और जो लिक्विड जो होता है वो 2 सिग्मा बाई डी होता है लिक्विड जेट के लिए। तो इस तरीके से आप फार्मूला को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, अब आ जाता है वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड। मान लो यहाँ पे जैसे कि ये सतह है, मान लो ये सरफेस है, इस पे तुमने अपने उंगली से एक बूंद लिया और यहाँ पे छोड़ा, तो क्या ये सतह को गीला करेगी या नहीं करेगी। ये देखो कहाँ तक फ्लूइड मैकेनिक्स पहुँच गया, मतलब देखो कितनी गहराई तक सोचे। तो कब गीला करेगी, किस कंडीशन में, कब नहीं गीला करेगी, उसके बारे में जान सकते हैं। तो गीला कब करेगी, आपको पता है दो ही चीज़ यहाँ पे काम आएगा, एक कोहेसिव फोर्स आएगा, एक एडहेसिव फोर्स आएगा। जब एडहेसिव, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सरफेस कुछ और मटेरियल से बना है, लिक्विड कुछ और, ये जो हमारा ये बूंद है मतलब लिक्विड ड्रॉप है, तो ये किसी और मतलब उससे बना है, मटेरियल से बना है। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में क्या होगा, एडहेसिव फोर्स आएगा, कोहेसिव तो मान की नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो जब ये इसको गीला करना चाहेगी तो देखो दो कंडीशन में, देखो क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मान लो सतह है, ठीक है, और तुम सीधा यहाँ पे मतलब एक तरीके से गिरा रहे हो, ये मतलब वर्टिकली मतलब गिरा रहे हो, तो अगर यहाँ पे देखो 90 डिग्री से यहाँ पे कम होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री से कम होगा तो ये क्या होगा, फ्लूइड क्या होगा, एक तरीके से हमारा गीला करेगा। ठीक है, और कब कोहेसिव फोर्स इसका कम होगा, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फ्लूइड इसको क्या करेगा, गीला करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, अगर 90 डिग्री से एंगल क्या हो गया, ये देखो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा वो मतलब फ्लूइड आपस में क्या करेगा, ये सतह को गीला नहीं करेगा, और कोहेसिव फोर्स इसका ज़्यादा हो गया तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी, इसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन के बारे में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा। वैसे एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, आपको फार्मूला ही मतलब पता होना चाहिए, जिससे न्यूमेरिकल आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल के बारे में। तो इसका एक डायग्राम है छोटा सा, पहले मैं वो आपको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इस तरीके से यहाँ पे बनाना है। जैसे मान लो यहाँ पे एक लिक्विड, यहाँ पे एक तरीके से एक लिक्विड का पात्र है,
ठीक है, ये हमारा एक लिक्विड का पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पाइप ले लिया, मतलब एक ट्यूब ले लिया, सॉरी, ये हमने एक ट्यूब ले लिया, एक ट्यूब ले लिया, इसके अंदर ट्यूब डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे ट्यूब डाला तो ये कैपिलरी क्या हो गया, राइज हो गया, राइज हो गया तो चाँद सीधा बनेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया ऐसे, मिनिस्कस जिसको कहते हैं। ठीक है, ये बन गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये अगर ये ऊपर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, अभी मैं बताऊँगा कैसे आपका एफ कॉस थीटा हो गया, एफ एस कॉस थीटा यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे भी एफ एस कॉस थीटा। एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे एफ एस कॉस थीटा हो गया। तो देखो ये अगर ये यहाँ पे हुआ तो ये थीटा एंगल हो गया। ठीक है, तो ये एफ एस हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये हमारा थीटा बनाया, ये हमारा क्या हो गया, एफ एस हो गया। तो अब देखो ये एक वाला कॉस थीटा हो गया तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा वाला ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ एस साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ें आप देख पा रहे होगे। और इसकी हाइट जो है यहाँ से लेके ये लिक्विड तक की हाइट जो है स्मॉल एच है। ठीक है, ये ध्यान है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अब देखो ये जो अगर लिक्विड को हम बाहर निकालो तो एम जी बाहर यहाँ पे नीचे भी काम कर रही होगी कि नहीं। तो अब देखो जैसे कि हम किसी भी परखनली को क्या किए, अगर एक जल में डाले, एक ट्यूब को जल के अंदर डाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से ऐसा एक मिनिस्कस बना जो कैपिलरी राइज हुआ। जब राइज बना तो यहाँ पे डेफिनेटली जो क्या होगा, एक तरीके से एंगल बना होगा। तो ये एंगल बना तो ये एंगल थीटा के वाला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ऊपर ये एफ एस आएगा, सरफेस टेंशन वाला ही तो फोर्स आएगा, इसलिए एफ एस लिया है ना कि एफ पी। तो ये जो थीटा वाला जो बना वो उसको कॉस कहेंगे, और जो विदाउट थीटा बना वो साइन थीटा। अब आप सोच रहे हो कि थीटा यहीं क्यों आया, क्यों नहीं यहाँ आ गया। तो देखो यार, ये जो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो जहाँ ये मिनिस्कस बनेगा ना, मिनिस्कस को अगर मैं ऐसे खींच दूँ, यहाँ पे ऐसे चाँद वाला बन रहा है ना, तो ऐसे खींचूँ तो ये इधर बन रहा है और एक ऊपर हमारा फोर्स लगी रहा है, तो इन दोनों के बीच एंगल बन गया ना, तो ये कॉस थीटा ही हो जाएगा। ऐसे समझो इजी तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कभी भी स्थापित करने के लिए तुम क्या करोगे, जो एफ एस कॉस थीटा है ना उसको बराबर कर दोगे किसके थ्रू, जो वेट तुम्हारा लग रहा है वेम जी, फ्लूइड का जो वेट एम जी के बराबर। ठीक है, तो ये जो तुम इक्वेट करने की कोशिश करोगे तो वही चीज़ जिसके कारण मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ये जो होगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा बराबर वेट, वेट को हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, डब्ल्यू बाई टी से यहाँ पे डिनोट किया एक तरीके से। ठीक है, अभी मैं इसको बताता हूँ पूरे डिटेल में, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो जो सिग्मा और कॉस थीटा, यहाँ पे सिग्मा जो फोर्स होगा यहाँ पे सरफेस टेंशन एफ एस इज टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एल होता है, सिग्मा इंटू एल होता है, यही होता है ना। अब तुम्हें क्या करना है, जो एल होता है, एल क्या होता है, लेंथ होता है, और लेंथ मतलब क्या होता है, इसके पेरीमीटर। तो एफ एस इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या है इसका, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ये पूरा होगा, तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो डायरेक्ट तुम एफ एस के जगह पे, एफ एस की जगह पे क्या लिख सकते हो, एफ एस की जगह पे, ये एफ एस तो है नहीं, एफ एस कॉस थीटा है, तो क्योंकि ऊपर कॉस थीटा वाला टर्म है, तो एफ एस कॉस थीटा की जगह पे हमने क्या लिखा है, एफ एस की जगह पे सिग्मा और पेरीमीटर लिख दिया, कॉस थीटा पहले से है तो कॉस थीटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, डब्ल्यू टी वेट, वेट बराबर क्या होता है, एम जी होता है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, और मास को हम तुम लिख सकते हो मास बराबर द्रव्यम आयतन गुणे घनत्व, मतलब यहाँ पे रो इंटू भी लिख सकते हो, और एम इज इक्वस टू रो इंटू भी, और वी मतलब वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू हाइट, ऐसे लिख सकते हो। तो वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू की जगह पे हमने क्या लिख दिया, डब्ल्यू की जगह पे एम जी, और एम जी का मतलब जी तो रहेगा, एम की जगह पे क्या लिख दिया, रो ए एच, और जो जी है पहले से बच गया। तो ये देख सकते हो डायरेक्ट हमने लिखा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हो गई। अब पेरीमीटर यहाँ पे पूछ रहा है, पेरीमीटर इसका कितना होगा, तो ये भाई साहब एक तरीके से ये सर्किल टाइप का ही है, तो पाई डी हो जाएगा, और कॉस थीटा पहले से है, कॉस थीटा आ जाएगा। रो और एरिया क्या होगा, तभी से पढ़ रहा हो, पाई बाई 4d², जब भी ये लिक्विड टाइप का कुछ होगा, गोला टाइप का ये, तो पाई बाई 4d², एच के नीचे एच, जी के नीचे जी, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, एच को तुम्हें हाइट चाहिए ना, ये हाइट रिक्वायरमेंट है ना, ये हाइट कितनी होगी, यही हाइट पहुँचा, मतलब हम मतलब यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हमारा मिनिस्कन क्या होगा, राइज होगा। इसी तरीके से अभी फॉल वाला कंडीशन हम देखेंगे जब इसको उल्टा देखोगे। तो अब एच की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो एच की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 4 सिग्मा कॉस थीटा डब्ल्यू डी,
डब्ल्यू डी अभी नहीं आएगा, इसको सॉरी मैं यहाँ पे इसको रो जी एच आएगा पहले, ठीक है। क्या आएगा, उसको तुम रो जी को तुम डब्ल्यू कह सकते हो, तो सिग्मा कास्ट ही रो जी डी, ठीक है। अब रो जी को अपनी अभी क्या कर सकते हो, रो जी को तुम डब्ल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वेट बराबर यहाँ पे रो जी हो जाएगा। तो एच इज इक्वस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, क्योंकि डब्ल्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा रो जी होता है, आपको पता है, ठीक है। स्पेसिफिक वेट हमने सबसे पहले चैप्टर में कल ही पढ़ाया था। तो ये हमारा कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला बनेगा 4 सिग्मा कॉस थीटा, और ये रो जी को हम क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू, और डी को डी। तो ये हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला किसके लिए बनेगा, कैपिलरी राइज का। तो जब भी सवाल आएगा क्वेश्चन में कैपिलरी राइज है, मतलब ऐसा चाँद बन रहा है सीधा, तो इस तरीके के फॉर्मूले में हाइट निकालने के लिए दे दिएगा। तो हाइट का फॉर्मूले के लिए आप क्या करना पड़ेगा, 4 सिग्मा, सिग्मा क्या है सरफेस टेंशन है, कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ से निकालोगे, थीटा तुमको दिया रहेगा 30 अंश 31 अंश, लास्ट में इस क्वेश्चन भी है। वेट अगर नहीं मालूम है डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू मालूम है तो डायरेक्ट लिखोगे, नहीं मालूम है तो रो और जी के थ्रू तुम फाइंड आउट करोगे, और डी तुम इसका डायमीटर के थ्रू आप फाइंड आउट कर लो। कितनी ईजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार अगर कैपिलरी फॉल की बात किया जाए तो फिर कैसे निकालोगे। कैपिलरी फॉल का मैं डायरेक्ट करके रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और आई होप सो आप समझ पा रहे होगे। एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कैपिलरी फॉल के लिए क्या करोगे, जब लिक्विड को अंदर डालोगे तो मतलब ये क्या होगा, मिनिस्कस इसका क्या होगा, उल्टा डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिस्कस इसका नीचे बनेगा, ऐसा उल्टा चाँद बनेगा। जब उल्टा चाँद बनेगा तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की हाइट हमें, जहाँ से चाँद बनता है वहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी है एच, वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो इसमें उल्टा यहाँ पे थीटा बना है, तो जब उल्टा थीटा बना है तो मतलब कि यहाँ पे कभी कैपिलरी फॉल हो गए तो ये तो कभी गीला करेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, एक सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नीचे से भी एक फोर्स आएगा जो हमें पी कहते हैं। अब यहाँ पे पी वाला फोर्स आएगा, तो एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था ना, ये चीज़ मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हमारा ये रहा रेड कलर। तो अब देखो फोर्स बराबर हमने क्या पढ़ा था अभी, फोर्स बराबर क्या पढ़ा था, पी इंटू ए पढ़ा था, या पी इज इक्वल टू एफ बाई ए पढ़ा था, वही फार्मूला तो यहाँ पे भी लगाया जा रहा है। तो फोर्स कितना है, तो फोर्स एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और एफ एस कॉस थीटा वही सेम फार्मूला और पैरामीटर वगैरह लेके ये हमने, अगर देखोगे तो माइनस में भी हाइट लोगे ना तो भी, मतलब कहने का मतलब है ये हमारा क्या है कैपिलरी फॉल। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे, फार्मूला से कोई मतलब नहीं है, डेरिवेशन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का फार्मूला सेम होता है। कैपिलरी राइज का भी अगर देखोगे एग्जैक्टली सेम होता है, यहाँ पे देख पा रहोगे ये 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी, वही सेम फार्मूला यहाँ पे 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी कैपिलरी फॉल का, मतलब एग्जैक्टली सेम होता है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, मतलब कि अच्छी बात है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बीच में यहाँ पे अगर कैपिलरी राइज कैपिलरी फॉल वाला केस ना हो, पैरेलल प्लेट डाल दिया जाए यहाँ पे, जिसके बीच की जो हमारी जो बीच की हमारी जो मतलब लेंथ है वो हमारी बेसिकली टी है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, तो ये हमारा बेसिकली वो क्या होगा वो चीज़ें यहाँ पे देख लें। अगर इसके बीच की डिस्टेंस क्या है टी है, तो अब देखो यहाँ पे जब यहाँ पे भी मिनिस्कस बनेगा राइज वाला, तो यहाँ पे एफ एस लगेगा, यहाँ पे भी एफ एस लगेगा सरफेस टेंशन फोर्स। तो अब जहाँ से मिनिस्कस बनेगी और जहाँ का सरफेस का टेंशन मतलब वो रहेगा सरफेस का मेम्ब्रेन, वहाँ के बीच की हाइट ही हमें फाइंड आउट करनी होगी, एच बराबर क्या होगा, ठीक है। तो वही हम सेम करेंगे इस फोर्स के थ्रू, जो भी इसके नीचे का दोनों फोर्स को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ फ्लूइड लिक्विड एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल वाली है। तो एफ एस इज इक्वल टू सिग्मा 2b के लिए 2b, क्योंकि एक बी इधर होगा एक बी इधर होगा, ठीक है, तो 2b हो जाएगा। तो सिग्मा 2b कॉस थीटा ऐसे करके सिग्मा रो जी 2 सिग्मा, यहाँ पे देखो पहले क्या आता था, यहाँ पे राइज और फॉल के केस में 4 सिग्मा कॉस थीटा आता था, लेकिन वही जब हम पैरेलल प्लेट लेंगे तो 2 सिग्मा कॉस थीटा, और रो जी डी की जगह पे डी तो है नहीं, यहाँ पे क्या है टी है, तो टी आ जाएगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ये आप याद कर लीजिएगा। वहाँ पे क्या होता था एच बराबर 2 सिग्मा 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी आता था, किसके में, कैपिलरी, चाहे फॉल की बात करिए और राइज की बात करिए, तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आता था। लेकिन जब भी हमारा पैरेलल प्लेट आ जाएगा तो यहाँ पे 4 की जगह पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे टी आ जाएगा डी की जगह पे, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जो पढ़ाने वाला हूँ ना वो वेपर प्रेशर और कैविटेशन होगा। इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाएगा, आपका जो पहला चैप्टर है, ठीक है। फिर आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपको पढ़ना, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी एक सेशन चलेगा,
तो फिलहाल के लिए अभी देख सकते हो। वेपर प्रेशर और कैपिटेशन क्या होता है। वेपर प्रेशर का मतलब समझो, जैसे कि क्या होता है वेपर प्रेशर मतलब ये होता है जैसे कि मान लो यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, और लिक्विड है, ये लिक्विड यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे भरा हुआ है एक तुम कंटेनर में, ठीक है। अब जैसे ही तुम इसको गर्म करते हो तो गर्म करने के बाद से ये सरफेस से, ये जो सरफेस है तुम्हारा, सरफेस का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सरफेस से जो भी गैस यहाँ से निकलती है, यहाँ से गैस बाहर जाने की कोशिश करती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं, और ये वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब वेपराइजेशन ये तय नहीं है कि 100 डिग्री पे ही होगी, क्योंकि जो यहाँ से जो गैस निकल गया इसका ये थोड़ा टेम्परेचर थोड़ी ना ये कंफर्म है कि 100 डिग्री, वो तो लिक्विड का 100 डिग्री होने पे ये होगा, लेकिन ये वेपर और वेपराइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये आपका एक तरीके से ये 100 डिग्री कंप्लीट हो, वो 20 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी हमारा एग्जर्ट करेगी वेपर प्रेशर, वो हमारा क्या होगा लिक्विड सरफेस से, वो हमारा क्या होगा वेपर प्रेशर कहलाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। कैविटेशन के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। कैविटेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो प्रेशर, जब मान लो किसी एक चीज़ को तुम गर्म करते हो, तो जैसे कि पानी गर्म करते हो, तो पानी अगर यहाँ पे केतली में पानी है तुम्हारा, मान के चलो, या जग में जो भी है पानी रखे हो, तो नीचे वाला क्या होता है लो प्रेशर होता है, जैसे ही तुम गर्म करते हो तो क्या हो जाएगा ये हाई प्रेशर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जब हाई प्रेशर की तरफ चला जाएगा तो जिसकी वजह से फिर लो वाला नीचे आ जाएगा, फिर ये गर्म होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा टेम्परेचर, ऐसे करते करते। तो ये यही चीज़ हमारा कैपिटेशन है कि जब लो प्रेशर से हमारी जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वह हाई प्रेशर की ओर जब मूव आउट करते हैं तो उसे हम कैविटेशन कहते हैं, ठीक है। ये पूरा हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ के आप समझ सकते हो। तो यार आज के सेशन में इतना ही, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन हम करेंगे और इसी के साथ इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, समापन करेंगे। तो आई होप सो कि आप यहाँ पे सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो चलिए फटाफट इस हम टॉपिक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी कलर चेंज कर लेता हूँ पेन की, ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी हो। सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन ए ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm डायमीटर व्हेन द इमर्ज वेलोसिटी वाटर एंड मर्क्यूरी। दो चीज़ों के लिए निकालना है कैपिलरी राइज, ठीक है। तो कैपिलरी राइज कहे या कैपिलरी फॉल, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इसका हाइट पूछा है ना, इमर्जिंग वेलोसिटी, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड द टेक सरफेस कैपिलरी राइज, तो एच बराबर क्या होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी, चाहे कैपिलरी राइज पूछे या कैपिलरी फॉल पूछे, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक। अब क्या क्या दिया है, ये 2.5 mm यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो डी की वैल्यू आपका क्या होगा 2.5 mm दिया हुआ है, तो मीटर में होता है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 2.5 × 10⁻⁻6 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे वाटर के लिए अलग निकालना पड़ेगा, मरकरी के लिए अलग निकालना। सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.0725 न्यूटन पर मीटर, ये वाला, ठीक है। इसके साथ ही ये हमारा किसके लिए है, तो ये सिग्मा डब्ल्यू लिख दीजिएगा ताकि वाटर के लिए लगे। सिग्मा मरकरी मतलब एच डी के लिए 0.52 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, विथ एयर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, मरकरी के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एच जी और वो हम अभी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पहले वाटर के लिए हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो जो वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट होगी उसको हम अपने अकॉर्डिंग लिखते रहेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर वाटर, ठीक है। अब वाटर के लिए चलिए हम सीधे यहाँ पे वाटर के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था भाई, फार्मूला तो एक ही होगा 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी, ठीक है। तो एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एच 4 के जगह पे तो 4 ही रहेगा, इनटू सिग्मा कितना है भाई साहब वाटर के लिए फॉर मरकरी एंड द कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर के लिए सिग्मा कितना है, तो वाटर के लिए ये है 0.07, ये लिखा हुआ है 725 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा आ जाएगा 0.0725, ठीक है, इनटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पे ध्यान देखो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे लिख रहा है कि एक तरीके से यहाँ पे वाटर द सरफेस टेंशन एंड द मर्क्यूरी इज कॉन्टैक्ट विथ एयर द मर्क्यूरी इज एंड मर्क्यूरी। तो अब बताओ जब यहाँ पे वाटर जब वर्टिकली गिरेगा, जब हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकली गिरेगा, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो कॉस का हम वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, जीरो लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वाटर का जो हमारा जो रो होगा वो क्या होगा 1000 होगा, ये तो सबको पता है, मरकरी का 13.6 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और जी आपको पता है 9.81 होता है, और डायमीटर इसका कितना दिया हुआ है अभी क्वेश्चन में 2.5 दिया था, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे
2.5 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सॉरी ये 3 है, ठीक है। तो 2.3 मीटर। तो अब जब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो एच की वैल्यू आपका निकल आएगा 0.118 मीटर। ये आपका वाटर के लिए हाइट निकल जाएगा आंसर। अब हम क्या करते हैं, अब हम मरकरी का ऐसे ही निकालेंगे। हम यहाँ पे आपको ये होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। मैं आपको होमवर्क देता हूँ फॉर मरकरी कैसे निकालना है। मैं वैल्यू भर के डाल देता हूँ 4 सिग्मा कॉस थीटा बटा रो जी डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 सिग्मा, सिग्मा के जगह पे क्या भरोगे 0.52 कॉस। अब कॉस यहाँ पे 130 दिया हुआ है, 130 अंश का मान आपको पता होगा, नहीं तो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। सिग्मा की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है भाई साहब। तो सिग्मा यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे कितना होगा 13.6, ठीक है 13.6, ठीक है। N2 जी की वैल्यू 9.81 पूरी दुनिया जानती है। डी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान देने वाली बात है। तो डी की वैल्यू थोड़ी चेंज करने की थोड़ी ना बोला है, ग्लास ट्यूब सेम ही है। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो आई होप सो इसका आंसर आप निकाल के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिएगा कितना मीटर आएगा, ठीक है, ठीक है। वैसे मैं लिख देता हूँ 0.04 मीटर। एक बार चेक करिएगा ये आंसर सही है नहीं, अगर सही है आपका भी इतना आ रहा है तो वेल एंड गुड। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्लूइड्स कल के सेशन में। तो प्लीज़ यार अगर चैनल पे पहली बार हो चैनल को अभी करिए सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको आरआरबी जेई और जितने भी हमारे स्टेट जेई होते हैं, आरआरबी जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, उन सारी चीज़ों का तैयारी कराई जाती है फ्री में। और नोटिफिकेशन जो भी आती है आपको इंस्टेंट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ यार एक छोटे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी आपका डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम वहाँ पे आपके लिए हाजिर रहेंगे। तो यार इस सेशन को हम सोचते हैं आज यहीं पे एंड करने के लिए, ताकि आप सभी को यहाँ तक क्लास लेने के लिए, आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।